स्टूडेंट, इस सेशन में आज हम प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर से हमने प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी ही डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेशन में आज हम एक चार्ट पढ़ेंगे, प्लेसेंटल एनोमली चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस टाइप की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी किस तरह के क्लासिफिकेशन में एडजस्ट होती है और उस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से डिजीज कंडीशन कैटेगराइज होती है। यानी अभी तक जो हम प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे थे, मैंने आपको डायरेक्टली एक कंडीशन लेके पढ़ा दिया था, बट आज हम ये जानेंगे कि वो कंडीशन किस क्लास में क्लासिफाई होती है और हर एक डिफरेंट क्लास का हम कैटेगरी वाइज जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन। ओके, देखिए मैंने प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, यानी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला है एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, दूसरा है हमारा इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, थर्ड है हमारा स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। ओके, सो ये 3 कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से इन क्लासिफिकेशन में या कैटेगरी में कौन कौन से डिजीज आते हैं। ओके, तो इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और उससे पहले हमने प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में डिस्कस किया था, जो कि किसके अंदर कैटेगराइज होती है, जो कि कैटेगराइज होती है इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी में। ओके, यानी हमने 2 कंडीशन जो अभी पढ़ी थी वो कौन सी एबनॉर्मलिटी के अंदर कैटेगराइज होती है, क्लासिफाई होती है, इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के अंदर कैटेगराइज होती है। अब इम्प्लांटेशन, क्योंकि हम ये डिजीज पढ़ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, अपर पोल में, यूट्रस के अपर पोल में इम्प्लांट होता है। लेकिन हमने प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या देखा था कि यहाँ जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो अपनी सही जगह पे नहीं हो रहा है। ओके, या तो इम्प्लांटेशन सही जगह पे नहीं हो पा रहा है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोल रहे थे, या इम्प्लांटेशन सही जगह पे होने के बावजूद क्या हो रहा है कि प्री मैच्योर सेपरेशन हो जा रहा है, यानी ब्लीडिंग हो जा रही है सेपरेशन की वजह से, या आप उसको इन सिंपल बोल सकते हो प्री मैच्योर सेपरेशन हो जा रहा है बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी। उस कंडीशन को हम इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के अंदर कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। पहला, प्लेसेंटा प्रीविया में जो लोकेशन होगी वो लोकेशन सही नहीं होगी। जो यूट्रस होगा, यूट्रस के लोअर पोर्शन में जो प्लेसेंटा होगा वो इम्प्लांट होगा। जबकि दूसरी ही कंडीशन में हमने ये देखा कि प्लेसेंटा अगर अपनी सही जगह पे भी इम्प्लांट है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि समय से पहले वो प्लेसेंटा क्या हो रहा है, रप्चर नहीं, सेपरेट हो रहा है। जो हमारी एंडोमेट्रियम है, डेसिडुआ, जिसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जिसको कंसिडर करते हैं, वहां से समय से पहले सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग या माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग जो होता है मदर को फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, इम्प्लांटेशन एबनॉर्मलिटी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास 2 और एबनॉर्मलिटी बच गई, जिसमें हमने एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी पढ़ना है एंड स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल रिलेटेड एबनॉर्मलिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी में हमें 3 चीजें के बारे में पढ़ना है। पहले हम समझ लेते हैं एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी क्या होती है। देखिए, इम्प्लांटेशन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी में हमने देखा कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन सही जगह पे नहीं हो रहा है, या फिर हो भी रहा है तो वो इम्प्लांटेशन जो हुआ है वो इफेक्टिव टाइम पीरियड के लिए नहीं हुआ है, या फिर जितना ड्यूरेशन उतनी देर उतने टाइम के लिए नहीं हुआ, समय से पहले ही सेपरेट हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है एडरेंट का मतलब होता है चिपकना, यानी जो हमारी जो आपको पता है यूट्रस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, राइट। तो एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम। ओके, तो इसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं। अब जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, सबको पता है कि एंडोमेट्रियम, जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, वहां पे उसका इम्प्लांटेशन होता है, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन जब इम्प्लांटेशन क्या होता है कि इम्प्लांट जो प्लेसेंटा इम्प्लांट प्लेसेंटा होता है वो एंडोमेट्रियम को समटाइम क्रॉस कर जाता है, कभी कभी मायोमेट्रियम को क्रॉस कर जाता है,
कभी इतना सीवियर हो जाता है कि पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके अपने जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसको अफेक्ट करने लगता है, तो कंडीशन किसके अंदर कैटेगराइज होती है? एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, यानी जो प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, इन सिंपल आप ये समझिए कि ये हमारी यूट्रस की इनर वॉल है, राइट? यहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट हो रहा है। अब वो प्लेसेंटा इम्प्लांट जो हो रहा है वो क्रॉस कर जा रहा है, वो वॉल को क्रॉस कर रहा है, पहले मायोमेट्रियम क्रॉस कर रहा है, फिर पेरीमेट्रियम क्रॉस कर रहा है। इन सीवियर कंडीशन वो अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एडरेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी बोलेंगे। क्लियर? इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है, एक्रेटा, इनक्रेटा एंड परक्रेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूट्रस का डायग्राम ड्रॉ किया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए ये जो ऑरेंज लेयर है ये वाली, ये हमारी एंडोमेट्रियम है, देन ये हमारी मायोमेट्रियम है एंड ये हमारी पेरीमेट्रियम है, ब्राउन वन। ओके, अब देखिए जो प्लेसेंटा होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम में अटैच होके और एंडोमेट्रियम को क्रॉस करता है, मायोमेट्रियम तक नहीं पहुंचाता है। यानी अगर हम एग्जांपल दें कि हमें यहाँ से कॉलेज जाना है, तो हम कॉलेज के लिए रेडी हो गए और रेडी होके निकल गए हैं कॉलेज के लिए, बट हम कॉलेज नहीं पहुंचे हैं, तो ये कंडीशन क्या हुई? ये हुई प्लेसेंटा एक्रेटा। यानी प्लेसेंटा एक्रेटा एक ऐसी कंडीशन है कि एंडोमेट्रियम में प्लेसेंटा इम्प्लांट होगा, लेकिन एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाएगा, बट मायोमेट्रियम तक नहीं पहुंचेगा। रिमेंबर, इस कंडीशन में प्लेसेंटा मायोमेट्रियम को रीच नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम को क्रॉस करता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन में जो इनक्रेटा होती है वो उसमें क्या होता है? जो कंडीशन, यानी आप जो एक्रेटा हमने कंडीशन पढ़ी है, यहाँ पे क्या हो रहा था? ये क्रॉस कर चुका होता है। किसको क्रॉस कर चुका होता है? एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर चुका होता है। अब एंडोमेट्रियम से क्रॉस करके जब इम्प्लांटेशन कहाँ तक पहुंच जाए, या प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन मायोमेट्रियम तक पहुंच जाए, तो उसे हम इनक्रेटा बोलते हैं। एक्रेटा एंडोमेट्रियम को सिर्फ क्रॉस करेगी, जबकि इनक्रेटा एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम तक पहुंच जाएगी। देन परक्रेटा में क्या होता है? ये क्रॉस मायोमेट्रियम अप टू द जो हमारी सीरस लेयर होती है उसको भी क्रॉस कर जाएगा। यानी ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस करके जो हमारी सीरस लेयर होती है, बाहर के यूट्रस की जो सीरस लेयर होती है, उसको भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है। यानी परक्रेटा क्या होता है? परक्रेटा में क्या होता है? ये तीनों ही लेयर को क्रॉस कर जाता है, जबकि एक्रेटा सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम को, यानी इनर मोस्ट लेयर को क्रॉस करता है। और मायोमेट्रियम इनक्रेटा में क्या होता है? अप टू मायोमेट्रियम ये इम्प्लांटेशन जो होता है वो पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थे, कैसे कि इम्प्लांटेशन किस लेयर को क्रॉस कर रहा है, यानी यूट्रस की कौन कौन सी लेयर को क्रॉस कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, नाउ हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिस्कस करने से पहले हम एक बार डायग्नोस्टिक टेस्ट हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको रूल आउट करेंगे। ओके, सो रूल आउट करने के लिए हम जितने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उसको हम कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जैसे हम एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं, यूएसजी परफॉर्म कर सकते हैं, कलर डॉपलर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सीटी कर सकते हैं, कलर डॉपलर 2D 3D, ये सब चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है इसका यूट्राइन हिस्टेक्टोमी होता है, जिसमें हम यूट्रस को ऑल ओवर रिमूव कर देते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन की जो ये प्लेसेंटल जो हमारा एडरेंट है वो कहाँ तक हुआ है, किस लेयर को इफेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे भी हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो डिफर करता है। ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान देना होता है कि जो मदर है उसको ब्लीडिंग अगर हो रही है, इस कंडीशन में हम जब यूट्रस को निकालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पार्शियल रिमूवल करेंगे यूट्रस का, तो उसमें चांसेस है, हाई रिस्क होता है मदर को कि वो बहुत ज्यादा ब्लीड करे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कर देंगे ताकि ब्लड लॉस ना हो मदर का। मैंने हिस्टेक्टोमी के बारे में आपको बताया है। एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो
मदर होगी उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। फॉलो अप केयर के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि यूएसजी करा के लेके आइए जब भी फॉलो अप केयर में आएगी। ब्लीडिंग स्टेटस को चेक करते रहना है, ऐसा ना हो ब्लीड बहुत ज्यादा हो रहा हो। ब्लीड होगा, नो डाउट ब्लीडिंग होगी, लेकिन कितनी अमाउंट में ब्लीड हो रहा है इसका ख्याल रखने के लिए, इसको ध्यान देने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम मदर को एजुकेट करेंगे। और क्या करेंगे, पेशेंट का हम कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए भी मदर को एजुकेट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और टेस्ट करवाने के लिए भी बोलेंगे। ओके, कोगुलेशन प्रोफाइल क्यों करेंगे कि यहाँ पे ब्लड लॉस हम देख रहे हैं, कोगुलेशन की स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है उसके बारे में हम यहाँ पे मदर की बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एडिरेंट रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस। इम्प्लांटेशन रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं प्लेसेंटा में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले प्लेसेंटा सक्सिनुरेटा। प्लेसेंटा सक्सिनुरेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के साथ साथ प्लेसेंटा के साथ एक एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा लोब जो होता है वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लोब का या मल्टीपल लोब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है जो सप्लाई या ब्लड सप्लाई जिसे हम कहते हैं वो किससे होती है, ब्लड सप्लाई जो मेन प्लेसेंटा होता है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है उसके साथ ही एक क्या होता है, एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो सेम रहती है, सेम जो मेन प्लेसेंटा होती है उससे क्या होती है, उसी से होती है। रिमेंबर, इस कंडीशन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेन प्लेसेंटा से होती है, इसका अपना कोई खुद का ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं होता है। इसको मैं रिमेंबर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट हम एबनॉर्मलिटी पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा स्पूरिया, उसमें भी एक एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही कंडीशन में एक एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन होता है। बट प्लेसेंटा सक्सिनुरेटा में क्या हो रहा था, जो एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो मेन प्लेसेंटा से होती है, जबकि इस कंडीशन में जो ब्लड सप्लाई होगी वो कैसी होगी, अपनी एक सेपरेट इनका ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इस कंडीशन में देखिए जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मेन प्लेसेंटा से हो रही है, जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी, ये ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, इसका एक अपना ही ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा। ठीक है, प्लेसेंटा किसमें, प्लेसेंटा स्पूरिया की बात कर रही हूँ जिसमें अपना एक अलग ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा। ठीक है, सक्सिनुरेटा में एक ब्लड मेन प्लेसेंटा से ही ब्लड सप्लाई होगी, जबकि दूसरी कंडीशन में क्या होगी, इनका एक अलग से ही नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, जिससे ये क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है दोनों ही कंडीशन में, पीपीएच हो सकता है। पीपीएच कैसे हो सकता है, क्योंकि रिटेन प्लेसेंटा की कंडीशन होगी। रिटेन प्लेसेंटा कब होगा, जब प्लेसेंटा डिलीवर होगा, डिलीवर होने के साथ हो सकता है एक लोब अंदर ही रह जाए, रिटेन होके रह जाए, ट्रैप होके रह जाए यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगी, एक प्लेसेंटा निकल जाएगा, जहां से निकलेगा वहां की आर्टरीज या ब्लड वेसल्स क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगी। एक्सपोज होने की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्लेसेंटा पहले से ये एक प्लेसेंटा निकल गया, लेकिन कुछ पार्ट यूट्रस को ऐसा इमेजिन होगा कुछ पोर्शन है प्लेसेंटा का, तो यूट्रस और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यूट्रस उस प्लेसेंटा को निकालने की कोशिश करेगा। बट उसके साथ साथ क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो चुकी हैं उससे भी बहुत ज्यादा क्या होगा, ब्लीड होगा मदर को। तो उस कंडीशन में पीपीएच भी हो सकता है। यानी अगर आप कहें कि ये जो कंडीशन है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें हमारा पीपीएच की कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, देन है प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस में हमें क्या पढ़ना है, एक तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, दूसरा है मार्जिनेटा प्लेसेंटा। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन इसको फिर से हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे। आप ये समझिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है प्लेसेंटा का वो डिप्रेस पार्ट होता है। ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, जो सेंटर पोर्शन होगा प्लेसेंटा का वो डिप्रेस होगा। ठीक, दोनों में एक प्लेसेंटा के अराउंड एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो रिंग कैसी होगी,
सर्कमवेलेंट में जो होगी एमनियन और कोरियन से बनी होगी, जबकि मार्जिनेटा में क्या होगी, फाइब्रस टिश्यू से बनी होगी रिंग। यानी दोनों में ही क्या हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, बट डिफरेंस कहाँ है कि किस चीज से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये एबॉर्शन और एपीएच के रिस्क को बढ़ा देती है। ठीक है, चांसेस को बढ़ा देती है। ठीक है, देन हमारा फोर्थ है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस क्या हो जाता है, इसमें प्लेसेंटा जो होता है बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, और इसका क्लिनिकल अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो प्लेसेंटा प्रीविया और रिटेन प्लेसेंटा की कंडीशन इसमें अराइज होती है। ठीक है, देन बाइलोब प्लेसेंटा। बाइलोब प्लेसेंटा में सिंपली इसमें 2 लोब प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं और एक मेन सप्लाई होती है जो दो आगे जाके 2 पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाती है। ईच लोब को दोनों फ्रेगमेंट क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा। फेनेस्ट्रेटा का मतलब होता है होल प्रेजेंट हो जाता है। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो फॉर्मेशन होता है उसके जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, होल प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने ये प्लेसेंटा आपको दिखाया हुआ, इस प्लेसेंटा में कहीं कहीं पे ये ऑरेंज कलर के जो व्हाइट अंदर इनसाइड व्हाइट है वो होल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th टाइप। देन इस कंडीशन में क्या होता है, जो वास्टन जेली जो होती है वो आपको पता है कि जो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस पे एक तरह की जेली जो होती है उसकी कवरिंग होती है। तो ये जब वास्टन जेली क्या हो जाती है, प्रेजेंट नहीं रहती है एम्बिलिकल वेसल्स पे, जो यहाँ से वेसल्स निकलती है। जैसे हमारा, आपको मैं ऐसे शो करती हूँ, ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, और सपोज ये हमारी क्या होगी, एम्बिलिकल कॉर्ड होगी। इस एम्बिलिकल कॉर्ड से वेसल्स निकलती हैं। ठीक है, अब इस वेसल्स पे किसकी कोटिंग होती है, इसमें मैं दूसरा कलर दिखाती हूँ आपको। यस, इसमें एक कोटिंग होती है, किसके, वास्टन जेली की कोटिंग होती है। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करने का, नरिश करने का काम करती है। इस कंडीशन में क्या होंगी, ये जो जेली होगी वो एब्सेंट होती है। ठीक, एब्सेंट होती है जिससे ब्लड वेसल्स कैसे होती है, बहुत ज्यादा ही एक्सपोज्ड होती हैं।